यूथ की इधर कोई नहीं सुनता, यूथ क्या कोई बूढ़े की भी नहीं सुनता, जो भी पब्लिक में चाहे कोई किसी भी उम्र का हो। पूरी दुनिया में कहते हैं कि टीचर से सवाल पूछो। हम सवाल पूछते हैं तो टीचर नाराज हो जाती है। हमारे इधर है कि सवाल मत पूछो टीचर से। होती थी पंजाब का तो कल्चर वो 47 में मर गया, जो पंजाब का अपना कल्चर था, उसकी तो कभी प्रमोशन। Assalamu alaikum beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, दिव्य कुमार जी, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आप ही की रिक्वेस्ट पे उनको मैंने बुलाया अपने चैनल पे और आज दिव्य जी से हम डिफरेंट मौजूओं पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो दिव्य जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अनिका जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अच्छा दिव्य जी, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हम आज पाकिस्तान के में डिफरेंट लाइक जैसे इंडिया में यूथ है और यूथ के जो है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और कहा जाता है कि यूथ जो है एक नेशन बिल्डिंग के लिए एक प्राइम फैक्टर होता है। तो लाइकवाइज आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इस वक्त, आप भी एक यूथ जो है उस बैकग्राउंड से आते हैं और उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूथ जो है आपके देश में क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है? अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सबसे पहले बात करें कि कौन-कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप या कौन-कौन से बिजनेसेस है जहाँ पे पाकिस्तानी यूथ एक्सेल कर रहा है या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान जो करंटली एक्सेल जिस जगह पे कर रहा है वो कर रहा है आईटी आउटसोर्सिंग में। लेकिन उसमें भी आप कोई बड़े लेवल पे ना जाएं, क्योंकि एजुकेशन उसमें बड़ा मैटर करता है। तो पाकिस्तान से जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, बहुत कम होते हैं, लेकिन छोटे सॉफ्टवेयर जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, ज्यादातर यहाँ पर छोटे काम जैसे फ्रीलांसिंग वाले काम होते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइन बनाना, वेब डेवलपमेंट करना, ऐप डेवलपमेंट करना, ये काम यहाँ पर बहुत ज्यादा राइस पे, और इसके बहुत सारे डेली कोई ना कोई आईटी कंपनी खुल रही है, ये बूम पे है। लेकिन अगर इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई स्पेशल स्कीम्स नहीं है जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं। और यहाँ पर चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ की पॉलिसीज हो, चाहे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम हो, वो एनकरेज नहीं करते एंटरप्रेन्योरशिप के नए फील्ड्स को। आपको वही ट्रेडिशनल बिजनेसेस को ज्यादा यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। ठीक है, कोई नए बिजनेस आप लेके आए, कोई नया आइडिया लेके आए, या आप पुराने बिजनेस को शायद अपग्रेड ही करना चाहे नई टेक्नोलॉजी लाके, तो वो इतना इधर यहाँ पर ना सपोर्ट मिलता है, ना पर एनकरेज किया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप देखें। और यहाँ पर बिजनेसेस के लिए देखें, ईज ऑफ बिजनेस तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्योरली आपकी ब्राइक चलती है। इसके अलावा जो यहाँ पर रेगुलेशंस हैं या पॉलिसीज हैं, वो ऐसी हैं कि अगर आप ईमानदारी से बिजनेस करना चाहें तो आपको वो रेगुलेशंस और वो पॉलिसीज को पूरा करते करते, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते करते, जब तक आप पूरा करेंगे आपका खुद का दिल टूट जाता है, यार बिजनेस करना ही नहीं है, इससे अच्छा तो हम नौकरी कर लेते हैं। इतना मुश्किल है इधर पाकिस्तान में बिजनेस को शुरू करना, चलाना, अगर ईमानदारी से आप करना चाहें तो। उसके अलावा यहाँ पर जैसे स्मॉल बिजनेसेस के भी रिक्वायरमेंट ऐसे हैं जैसे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो देखिए, जो स्मॉल बिजनेस है वो स्मॉल बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स भी कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, डायरेक्टर्स हो गए, या आपके जो दूसरे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई की हुई है, उसका पैरामीटर इतना ऊपर किया हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई एमएनसी खोल रहे हैं। तो बहुत मुश्किल किया हुआ है। आईटी कंपनीज को थोड़ी सहूलत दी हुई है। यहाँ पर एक ई कॉमर्स का काम बहुत चलता है अमेज़न पे। अमेज़न हो गया या ईबे वगैरह का हो गया, जो वर्ल्ड वाइड, या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का है। लेकिन उसमें भी देखें ना, हमारे पास पेपैल नहीं है। अमेज़न आया, हमारे पास 9 महीने में चला गया। तो उसमें भी अब डिफिकल्टीज ये है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स का काम करता है, वो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस यूके या अमेरिका में रजिस्टर करवाता है। वो अपने बैंक अकाउंट्स यूके अमेरिका में रजिस्टर करवाता है। वो उस बिजनेस के जो टैक्सेस होते हैं वो यूके अमेरिका में पे करता है। तो मतलब लोग कमा रहे हैं पर मुल्क को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जी, तो मतलब इसका मतलब कि जो वहाँ का यूथ है या चाहे कोई यूथ से भी अगर एक एज आप क्रॉस करते हो 30s के बाद वाली, तो मतलब वहाँ पे लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से भी। अगर वो खुद का कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या हमने कुछ रिसेंटली वीडियोस भी देखे हैं, इंटरव्यूज जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनका कहना है कि हम डरते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने में, कहीं हमारा पैसा जो है डूब ना जाए। तो दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ फेलियर। अब अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस बहुत है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन टैकलिंग करना उन चैलेंजेस की एक दूसरा पहलू है। तो वो टैकल वहां पे हो रहा है या नहीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है,
अच्छा, जब अगर यूथ, अगर हम मेल्स की बात करें, ये जो आपने चैलेंजेस अभी बताए कि ऐसे प्रॉब्लम होती है, वैसे प्रॉब्लम होती है, ये मेल्स के डोमेन में आता है। तो फिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स है क्या वहाँ पे, या राइज हो रही है, या क्या वो एक्सेल कर रही हैं? नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप तो पाकिस्तान की सोसाइटी में तो स्टार्टिंग से ही कम थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी है। पर जो कम थी वो और अब डिक्लाइन पे ही है, बढ़ने के बजाय डिक्लाइन पे। वैसे ही कम थी, वो कम भी आपकी डिक्लाइन पे है। इसके अलावा देखें, जो आपने एक बात कही कि लोग यहाँ पर डरते हैं, जी बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें पॉलिसीज रिक्वायरमेंट्स, ऐसी मैंने कहा ना, वो इतना लेंदी प्रोसेस है और बिला वजह की इतनी रिक्वायरमेंट्स है कि बंदा वो पूरी करते करते बीच रास्ते में बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी हिम्मत टूट जाती है कि यार नहीं करते बिजनेस। यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेसेस ज्यादा राइस में बोलते हैं, यार सब छोड़ो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्लॉट खरीदो, घर बना के बेच दो। ये लोग उन कामों में, अब उसकी वजह से आपको पता पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का बड़ा इशू हुआ हुआ है, क्योंकि ये हाउसिंग स्कीम और बिल्डर डेवलपर अब ये एग्रीकल्चर जमीनें खरीद के उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर आउटपुट इसकी वजह से कम होता जा रहा है। लोगों को भरोसा नहीं दिया जा रहा। आप यहाँ पर लोन्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको बिजनेस बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है तो आप समझें कि आप बिजनेस कर ही नहीं सकती। इंडिया में जैसे ये है ना, इंडिया में अगर आपके 1 लाख रुपए भी है, आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि उनकी स्कीम्स हैं, बैंक वाले भी सपोर्ट करते हैं बिजनेस शुरू करवाने के लिए। अगर आप छोटा सा बिजनेस, अगर आपका 2-3 साल भी सक्सेसफुल चलता है तो 2-3 साल बाद आप बैंक से बहुत बड़ा लोन ले सकती हैं विदाउट कीपिंग एनीथिंग मॉर्गेज। मॉर्गेज रखे बगैर 20 लाख 30 लाख तक का लोन मिल जाता है बगैर मॉर्गेज के। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मॉर्गेज पे भी लोन लेने जाएं तो उस पर 22% का लोन लगता है, हमारा इंटरेस्ट लगता है साल का। मतलब आप 1 महीने का आप लगा लें, 1 महीने का शायद 1.5-2% हो गया हमारा। तो ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर लोगों को डिस्करेज किया जाता है बिजनेसेस को, ताकि जो स्टार्टिंग से जो पाकिस्तान के 50-60 खानदान है, रूलिंग एलीट है, सारा बिजनेस उनके पास है। यहाँ पर इनोवेशन को इज्जत नहीं दी जाती। इंडिया में देखें, चट इंडिया में भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी तो इनोवेशन हुई है ना। आपका स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। आर्ट फॉर्म्स में भी बहुत इनोवेशन हुई है और उनको बहुत बूम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर नहीं की जाती। अभी देखें हमारे पास सीमेंट, वही जो पुराना आज से 70 साल पहले जो सीमेंट की टेक्नोलॉजी थी, वही सीमेंट की टेक्नोलॉजी अभी तक चल रही है। हमारे पावर प्लांट्स, अब दुनिया में पावर प्लांट्स तो आजकल ऐसे आ गए हैं कि थर्मल पावर प्लांट को भी कहते हैं कि वो कार्बन न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे वो पुरानी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ बिजली नहीं बनती, वो कोक कोल भी निकालते हैं, वो मीथेन भी निकालते हैं, वो सोडा एश भी, एक ही पावर प्लांट से वो 50-60 आइटम निकाल लेते हैं। हमारे पास सिर्फ बिजली बन रही है और उसका एनवायरनमेंट पे जो डैमेज है वो कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अब जैसे आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे भी अब मोदी जी ने वो प्लास्टिक का रिसाइकिल कोट पहना था पार्लियामेंट में, ब्लू कलर का, ठीक है। इंडिया में टेक्सटाइल को भी मॉडर्न किया जा रहा है, इनोवेशन ली जा रही है कि बेम्बू का टेक्सटाइल हो, बेम्बू के फाइबर से बनाया जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में वही ट्रेडिशनल जो 70 साल पहले था वही चलता जा रहा है। आप क्योंकि अब देखें ना, हमारे पास इधर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्टार्टिंग से सिर्फ 3 कंपनियां थी हमारे पास, होंडा, टोयोटा, सुजुकी। वो 3 फैमिली ओन करती हैं 47 से, तो उनकी मोनोपोली चलती थी। ये तो फिर लोगों का प्रेशर आया तो लास्ट 5 सालों में फिर ये बाकी सारी कंपनियों को पाकिस्तान में प्लांट खोलने की इजाजत दी गई, जिसमें से एक एमजी आ गई, हुंडई आ गई, ठीक है। उसमें भी इनोवेशन नहीं है। आपके पहले तो आप प्राइसेस को तो हटा ही दे, प्राइसेस का तो एक अलग इकोनॉमी से रिलेटेड इशू है, लेकिन जो फंक्शन एक टोयोटा करोला में अगर यूरोप में दिए जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में वो फंक्शन ही नहीं दिए जाते। हमारे इधर पाकिस्तान में वो कंपनियां 2 नंबरी करके उसकी क्वालिटी नीचे गिरा देती हैं, उसके फंक्शन खा जाते हैं, और दुनिया में सबसे महंगी वो गाड़ी, उस मॉडल की गाड़ी दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान में मिलेगी। आप उससे सस्ते पैसों में आप यूरोप में जाके खरीद सकते हैं, जापान में जाके खरीद सकते हैं। तो ये इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। यहाँ पर डिस्करेज किया जाता है फैमिलीज की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से। कोई हिम्मत करके निकलता है तो फिर बैंक पॉलिसीज, फिर रिश्वत, हर जगह रिश्वत। आप उसमें जा रहे हैं जहाँ पर ये ट्रेडमार्क लोगो वगैरह रजिस्टर्ड होता है, उधर रिश्वत चल रही है। आप एफबीआर में जाते हैं तो उधर रिश्वत चल रही है। आप सेल्स टैक्स रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, उधर रिश्वत चल रही है। एक नॉर्मल बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पाकिस्तान में 5 हफ्ते लगते हैं। 5 हफ्ते बाद एक अकाउंट खुलता है। इंडिया में एक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो आप देखें ना, इंसान की हिम्मत टूट जाती है। अब बैंक अकाउंट के बगैर कोई बिजनेस कैसे करेगा?
तो ये प्रोसेस ही इतना लेंदी है कि बंदा पागल हो जाए। इंडिया में मैंने हिसाब लगाया था, इंडिया में अगर कोई भी कंपनी खोलनी है, मैक्सिमम आपको जो लगता है ना 10 दिन लगते हैं, आप 11वें दिन से अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम्म 10 दिन मैक्सिमम मैं आपको कह रहा हूँ, जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, आपकी एनओसी, हर चीज हो जाती है, आपको प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, सब हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में गवर्नमेंट लैंड नहीं देती, इधर जमीनों का भी बड़ा मसला है। आपको जमीनें बहुत महंगी मिलती हैं अगर आपको फैक्ट्री डालनी है। इंडिया में जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी छोड़े, चले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अभी आपकी जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट लैंड थी, गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट लैंड के पार्सल्स किए हैं, उनको गवर्नमेंट प्राइसेस पे, जो गवर्नमेंट प्राइसेस हमेशा मार्केट प्राइसेस से कम होती है, 50% कम ही होती है, उस पे अभी जिंदल स्टील वालों को जमीन दी है। जिंदल हम्म स्टील वालों का आपका जम्मू कश्मीर में प्लांट का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लांट बन रहा है। हम्म पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हमें जमीन भी हमें खुद ढूंढनी है, उसमें भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। अच्छा, आपने जमीन ले ली तो उसको अब कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए फिर 5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे इधर लैंड रिकॉर्ड्स ही वो डिजिटलाइज नहीं है, कंप्यूटराइज नहीं है। अच्छा, आपने जमीनों की बात की और आपने कहा कि प्रोसेस लेंथी है। इसको आप क्या समझते हैं? ये गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल फेलियर है, या वहाँ आर्मी जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बिजनेसेस और एक्चुअल में रन करते हैं और जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारे बिजनेसेस आर्मी करती है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जो लोकल बिजनेसेस है, जो अपना पाकिस्तान के अवाम का बिजनेस है, वो एक्सेल ही नहीं कर पाता है। तो क्या? नहीं, देखें, जो अवाम का जो मसला है ना, जो पब्लिक के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, या पब्लिक के लिए जो मुश्किल रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है, इसमें आर्मी का इतना लेना देना नहीं है। इसमें जो एलीट क्लास है, हम्म जो पुराने बिजनेस फैमिलीज हो गई, या जो पॉलिटिशियंस के जो बिजनेसेस हैं, हम्म इसमें सबसे ज्यादा इनका लेना देना है। वो चाहते ही नहीं है कि कोई दूसरा है, वो हम्म कंपटीशन नहीं चाहते। इसमें इतना आर्मी का लेना देना नहीं है। आर्मी का जो बिजनेस का जो इशू है, वो तो एक अलग लेवल है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप पब्लिक की बात करें ना, जैसे मैंने आपको टोयोटा होंडा जब और उसकी एग्जांपल दी, तो वो हम्म बिजनेस फैमिलीज थी पुरानी 47 से। वो नहीं हम्म चाहती थी कि कोई और आए, कि मार्केट में कंपटीशन बने। हम्म कंपटीशन बनेगा तो इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो लोग हम्म इन्हीं 3 कंपनियों पर डिपेंडेंट रहे। तो ये बिजनेस फैमिलीज का बड़ा वो मसला है। उसके ऊपर से देखिए, इसमें पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल फेलियर इस तरीके से है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आज हालत की वो जो वजह है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दे आर करप्ट, दैट इज बिकॉज दे आर इनकेपेबल। हम्म अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, करप्शन इज नॉट द बिगेस्ट रीजन ऑफ हम्म पाकिस्तान फेलियर। फॉर मी, इनकैपेबल। इनकेपेबिलिटी इज द बिगेस्ट इशू। क्योंकि हम्म देखिए, करप्ट मुल्कों में अगर आप जाएंगे ना, तो पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं आता करप्शन के मामले में। हम्म दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क अमेरिका है। हम्म दुनिया का सबसे अगर करप्ट लीडर इंडिविजुअल वाइज जाएंगे तो वो पुतिन है। हम्म करप्शन इज नॉट द बिगेस्ट इशू, इनकेपेबिलिटी इज द इशू हम्म इन पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू मी। लोग मुझसे डिनाई करते हैं कि नहीं करप्शन है, मैं करप्शन को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो सबसे बड़ा इशू नहीं है ना, वो क्या तीसरा चौथा इशू है। चीजों को एड्रेस करने में, दैट इज ऑल्सो बिल्कुल। द एज पर योर ओपिनियन। अच्छा, मेन स्ट्रीम की बात करते हैं तो एक यूथ की आइडियोलॉजी है, उससे इनोवेशन होती है। और यूथ जो है उसके पास नए न्यू थॉट्स होते हैं, इमर्जिंग थॉट्स होते हैं, जो एक नेशन को जो है आगे ले जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पॉलिटिकल सेटअप है आपके देश का, वहां पे मेन स्ट्रीम में जो आम आवाम है, आम जवान जो है, वहां के लोग जो है, यंग यूथ जो है, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में? या फिर वहां पर सिर्फ कुछ 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज है जो 47 से राज कर रही है, और जी उन्हीं वही, जो है आते हैं आगे आगे? जी जी जी, पॉलिटिकल पार्टीज का ये, यूथ का कोई लेना देना नहीं है। यूथ को ऐसा लगता है कि हमारा बहुत लेना देना है पॉलिटिक्स में, जबकि उनका लेना देना ऐसा कुछ नहीं, उनको ऐसा भ्रम में रखा हुआ है, ठीक है, हम्म डायलेमा में डाला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेना देना है। यूथ की इधर कोई नहीं सुनता, यूथ क्या, कोई बूढ़े की भी नहीं सुनता, जो भी पब्लिक में, चाहे कोई किसी भी उम्र का हो। और देखें, जो यूथ की इनोवेशन की बात की ना, पाकिस्तान में 5% यूथ है जिसका इनोवेटिव माइंड है, हम्म जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या इमर्जिंग आइडियाज को लाना चाहता है, या उसके अंदर आते हैं। क्योंकि उसमें हम्म एजुकेशन का बहुत लेना देना है, आपके ब्रॉटअप का बहुत लेना देना है, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का बहुत लेना देना है। आपका एनवायरनमेंट आपको इनोवेटिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। आपका हम्म एनवायरनमेंट आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है। हमारे पाकिस्तान में वैसा एनवायरनमेंट नहीं है। जो हम्म बिल्कुल ही पाकिस्तान के टॉप स्कूल से पढ़ के, फिर टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के, या बाहर से पढ़ के जो वापस आते हैं ना, उनके दिमाग हम्म में इनोवेटिव आइडिया है, नहीं तो लोकल यूथ में नहीं है।
उनको अभी तक यही चीजें नहीं समझ। हमारे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं पढ़ाई जाती। हम्म इंजीनियरिंग में कितनी फील्ड्स हैं, एक इंजीनियरिंग थोड़ी है। हमारे वही हम्म 25 जो कॉमन इंजीनियरिंग होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वही यही पढ़ा देते हैं। दुनिया में को पता नहीं कितनी 70-80 तो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं सिर्फ। हम्म हमारी डॉक्टरी भी सारी नहीं पढ़ाई जाती। आप हम्म एजुकेशन सिस्टम में आ जाएं, आप एजुकेशन सिस्टम तो अगर प्राइमरी से उठाएं तो वो सारा का सारा फ्लॉड है, रट्टेबाजी के ऊपर है, फिर झूठ हम्म के ऊपर है। फिर हमारे स्कूल में कल्चर है, पूरी दुनिया हम्म में कहते हैं कि टीचर से सवाल पूछो। हम सवाल हम्म पूछते हैं तो टीचर नाराज हो जाती है, हमारे इधर है कि सवाल मत पूछो टीचर से। तो ये एक बड़ा इशू है। आप सवाल से ही तो क्रिएटिविटी आती है। हम्म आप जब बचपन में ही उसके बचपन में ही आपको उसके सवाल पूछने का, रीजनिंग करने का, आप वो टैलेंट उसका खत्म कर देते हैं। ब्लॉक करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, जब बचपन से आप ब्लॉक करते हैं तो वो इनोवेटिव कहाँ से बनेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल। रैशनल थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है एक बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, एक और लाइक एक और बहुत ही अहम चीज जो होती है एक नेशन में, जैसे 47 के बाद दो देश अलग हो गए और पाकिस्तान एक और देश बना, तो फिर होता ना कि एक कल्चर, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, और आपकी बाकी चीजों से, जैसे आपकी जीडीपी या वगैरह आपकी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करे, उन सब चीजों के अलावा आपकी कल्चर, आपकी हेरिटेज से आपको पहचाना जाता है, राइट? तो कल्चर क्या है पाकिस्तान का? क्या वहां को प्रमोशन है कल्चर को, या कल्चर को प्रमोट किया जाता है? क्या वहां कोई कल्चर है, या अलग अलग कल्चर्स को एक्सेप्टेंस है, या अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, क्या उनको एक्सेप्टेंस है, या उनकी कोई ग्रूमिंग या प्रमोशन होती है किसी बड़े पैमाने पे? लेकिन स्टार्टिंग में तो होती थी। पंजाब का तो कल्चर वो 47 में मर गया, जो पंजाब का अपना कल्चर था, उसकी तो कभी प्रमोशन भी नहीं। अभी भी आप आएंगे तो आपको सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में आपको कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन वो हर साल कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनको सप्रेस किया जाता है। कम से कम होते जा रहे हैं। अगर मैं फिर पंजाब की बात ले लूं, पंजाब में ना बैसाखी बनाई जाती है, ना उनको पंजाबी लैंग्वेज स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पार्लियामेंट में पंजाबी में आप बात नहीं कर सकते, जो स्टेट पार्लियामेंट होती है, विधानसभा जैसे इंडिया में, उसमें आप पंजाबी में आप तकरीर नहीं कर सकते। इसके अलावा बुल्ले शाह को नहीं पढ़ाएंगे, मंटो को पढ़ाएंगे, ठीक है, पंजाबी लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे, उर्दू लिटरेचर पढ़ाएंगे। सिंध, बलूचिस्तान, केपीके में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग सिंधी अपनी लैंग्वेजेस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ पर अपने कल्चर को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये क्या, वो इतने टाइम से सप्रेस किया जा रहा है तो वो बहुत कम है। लेकिन आपको फिर भी नजर इन स्टेट्स में आएगा, आपको पंजाब में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। ये एक फर्क है। आज की तारीख में पंजाब का कल्चर इज इक्वल टू पंजाबी फूड। वो बोलता है हमारा खाना ही हमारा कल्चर है। और फिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इन्होंने कल्चर को रिलीजन से मिला दिया। कल्चर में सिर्फ 10% रिलीजन का लेना देना होता है, वो भी अगर आप चाहें तो आप 10% डालें, ना चाहे तो उसको भी आप अलग कर दें। कल्चर का लेना देना होता है जमीन से। हम्म इनको ये चीज आज तक ये नहीं समझ में आई कि भाई कल्चर का रिलीजन से लेना देना नहीं होता, कल्चर का जमीन से लेना देना होता है। ये चीज इनको आज तक ये चीज समझ में नहीं आ रही। दूसरा ये है इनको कि देखें 47, एक चीज और, मैं एक चीज ऐड करता चलूं। चाहिए था, वो अरब्स है, उनका वो कल्चर है, टर्किश का वो टर्किश कल्चर है, वो उसको भी उन्होंने है। बिल्कुल, एंड को बहुत लाइक बाकी लोग भी बहुत फिर एक्सेप्ट करते हैं उनके उस कल्चर को, लेकिन इन्होंने अपना कल्चर मार दिया। यस। आप इजिप्ट की बात ले लें, टर्की बहुत दूर हो गया, आप मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में ही आता है। आप इजिप्ट ने भी अपने कल्चर को प्रिजर्व किया हुआ है। अगर आप लेबनान में जाएं, आप सीरिया में जाएं, उन्होंने भी अपने कल्चर को प्रिजर्व किया हुआ है। आप ईरान चले जाएं, शिया मुल्क है, लेकिन नौरोज उनका जो है वो हर साल बनाया जाता है, जो कि पारसियों का है, लेकिन वो जमीन से निकला है ना, तो वो कल्चर है। उन्होंने नौरोज को मिक्स नहीं कर दिया उसके साथ, रिलीजन के साथ। नौरोज अलग है, रिलीजन अलग है। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं हुई। और इसकी एक और बहुत बड़ी वजह, पहले अरबियों को अडॉप्ट किया, फिर तुर्क बन गए। उसकी वजह ये कि अगर अपनी जमीन के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो वो कल्चर सेम है इंडिया से, कोई फर्क नहीं है। लैंग्वेजेस फर्क आ जाएंगी क्योंकि हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, कपड़े चेंज आएंगे, लेकिन एक जो ओवरऑल सिनेरियो होगा वो इंडिया का ही रहेगा। घूम फिर के टॉप पे तो इंडिया आएगा ना, इंडिया के बाद नीचे सिंधी कल्चर, पंजाबी कल्चर आएगा। तो वो इंडिया पे अब नफरत की बुनियाद पे तो अलग हुए थे। और इनके जहन में एक चीज है कि इंडिया मतलब हिंदू। आप हिंदू नहीं भी हैं, लेकिन इंडिया को वो हिंदू से एसोसिएट कर देते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे जब नफरत की बुनियाद पे हुआ? इंडिया के कल्चर को कैसे अडॉप्ट करेंगे वो, या प्रायोरिटी कैसे देंगे, या प्रमोट कैसे करेंगे? बस जैसे चल रहा है वो चलता है और सप्रेस किया जा रहा है। आप पंजाब का तो 47 है, आप बुले शाह को कैसे नहीं पढ़ा सकते?
बैसाखी का कोई भी ताल्लुक ही नहीं है, ना सिखिज्म से ताल्लुक है ना हिंदुइज्म से, उसका ताल्लुक है हार्वेस्टिंग से, हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट है। तो वो हार्वेस्टिंग आप नहीं, हम नहीं बनाएंगे। आपका पतंग फेस्टिवल जो होता था, क्या कहते हैं उसको, सावन के महीने में जो इंडिया में बनाया जाता है, मैं नाम भूल गया, वो भी हमारे इधर बंद कर दिया। अब वो भी नहीं मनाया जाता। मुझे अपनी मेरे बचपन में होता था कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अब बड़े शहरों में भी बंद कर दिया है, डी एंड लगा दिया है। बसंत जिसे कहते हैं हम लोग, जहाँ पर पतंग वगैरह उड़ाए जाते हैं, वो एग्जैक्टली। खत्म कर दिया, जीरो कर दिया है। अब उसको भी रिलीजन से कर दिया। नहीं, बसंत मतलब इंडिया, ये बसंत का मतलब सिखिज्म और ये और वो, इनका दिमाग खराब है, कल्चर और रिलीजन को मिला दिया। ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह है। उस आइडेंटिटी क्राइसिस को चेंज करने के चक्कर में ही इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, इन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, जिससे इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, कॉमन सेंस मर गई। तो आज ये मुल्क का ये हालात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज, क्या वो अपना कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, या उनको इतने हक है कि वो अपना कल्चर उसको प्रैक्टिस कर सके, या अपने फेस्टिवल अच्छे से प्रैक्टिस कर सके? देखें, हर कोई प्रैक्टिस इधर करता है। इसमें 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो पे आप डिपेंड करता है कि जो माइनॉरिटी का बंदा है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जो भी है, वो कौन से शहर में रहता है, फिर उस शहर में कौन से इलाके में रहता है, और फिर उस इलाके में रहते हुए उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो पहले चीज तो ये डिफाइन होनी चाहिए। इस पे बहुत डिपेंड करता है। अब जब दूसरी चीज, जो गरीब इलाके हो गए, या जहां पर मतलब रूरल एरियाज हैं, जहां पर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं, या जहां पर मतलब माइनॉरिटीज की जो नंबर है बहुत ज्यादा कम है, कुछ 100 होंगे, प्रैक्टिस वो भी करते हैं। वो बस धूमधाम नहीं है, घर के अंदर। आपको पता होगा कि हिंदुओं के घर, हर घर में मंदिर होता है। हम लोग मेन मंदिर में जाए ना जाए, घर में तो है ना हमारा मंदिर, हमारा मंदिर जाना लाजमी नहीं होता। तो जैसे मैं हूँ, हम लोग दिवाली बाहर जाके नहीं मनाते, कहीं मंदिर पे, कंपाउंड में, या कोई ऐसी को हमारी जगह नहीं है। हम लोग अपने घर में आंगन में, या ज्यादा से ज्यादा गली के बाहर बना लेंगे, गली में, घर के, दैट्स इट। बनाता हर कोई है। अब बात रही प्रिजर्वेशन की, एक बात याद रखें, जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं ना, वो अपने कल्चर को ज्यादा प्रिजर्व करते हैं, और उनके दिमाग पे अलग ही भूत सवार होता है कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। मेजोरिटी लोगों के दिमाग पे इतना नहीं होता। वो बोलते हैं हमारा तो, हम तो मेजोरिटी में, हमारे कल्चर को खतरा नहीं है। माइनॉरिटी वाले बोलते हैं कि हमारे कल्चर को खतरा है, तो वो प्रिजर्व करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और इसमें से सिर्फ हिंदूज की बात नहीं कर रहा, आप सिक्स की ले लें। अच्छा, अब इधर एक और चीज है, अगर आप क्रिश्चियंस में जाएंगे, क्रिसमस पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। हर रेस्टोरेंट पे आप 25 दिसंबर को आपको रेड एंड व्हाइट वो बलून्स वगैरह मिलेंगे, डेकोरेशन मिलेंगी, क्योंकि इनके लिए क्रिसमस इज नॉट फॉर क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन से एसोसिएट नहीं करते, वो वेस्ट से एसोसिएट करते हैं। तो हमारे इधर पाकिस्तान में एक ये भी माइंडसेट है कि वेस्ट की हर चीज अच्छी होती है। अगर आपको पता हो इकोनॉमी की हिस्ट्री, तो हमारे 47 से इंपोर्ट शुरू हो गए थे। हम 47 से इंपोर्टेड चीजें, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स पे रिलाय करता है पाकिस्तान। इंडिया ने 91 में खोली थी इंपोर्ट, और 91 में भी खोल के यही बोला था इंडिया में आके बनाओगे। उसमें भी इंपोर्ट्स आप लोगों ने बहुत कम किए थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये माइंडसेट को वो दर्शाता है। तो अच्छा, इंपोर्ट्स उन्होंने सबसे पहले खोले, या बाकी चीजें चाइना के साथ उनकी एक डिप्लोमेटिक टाइज है अभी, या बाकी मुल्कों के साथ है, फिर भी उस देश में क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, या इन्फ्लेशन है? किस तरीके से आप देखते हैं, और आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं आप अपने मुल्क को? देखिए, मैंने वो बात की ना, इनकेपेबिलिटी। पाकिस्तान के पास सिर्फ लोन नहीं है, आप लोन का पैसा साइड पे कर दें, आप एड के पैसे को उठाएं कि 75 सालों में एड कितनी आई है, जिसको पाकिस्तान को वापस ही नहीं करना पड़ा, जिसके ऊपर पाकिस्तान को कोई रिटर्न पे नहीं करना, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। सिर्फ एड के नाम पे 80-90 बिलियन आए हैं पाकिस्तान में 75 सालों में, एड के नाम पे। ये तब कुछ नहीं कर सके, तो ये अब क्या कर लेंगे? इनकेपेबल है। पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है? बिल्कुल है। पाकिस्तान चाहे तो अगले 7 से 8 सालों में G20 में आ सकता है। अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान 44 रैंकिंग पे, 44 से 20 में आने में पाकिस्तान को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको राइट पॉलिसीज चाहिए। देखिए, इंडिया में, आप इंडिया से कंपेयर करें ना, इंडिया अगर 10 साल में कर सकता है ना कोई काम, तो पाकिस्तान वो 5 साल में कर सकता है। इंडिया 6 गुना बड़ा है साइज में, पॉपुलेशन में। इंडिया को लगता है टाइम, इंडिया हाथी है, वो स्लो स्लो चलेगा। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम है, ये फटाफट हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। छोटा मुल्क है, आवाम कम है, लेकिन ये चीज इनके दिमाग में नहीं बैठती। फिर एक इनके दिमाग में इनकेपेबिलिटी तो है ही है। फ्यूचर की अगर बात करें, मुझे फिलहाल कोई चेंज नहीं नजर आ रहा।
अगर आज की तारीख की बात करूं कि 7 जुलाई या 9 जुलाई, आज 9 जुलाई को आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इसके देखते हुए फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। पॉलिसी चेंज होती है ना, देखिए पॉलिसी चेंज होगी, उसका इफेक्ट रातों रात नजर नहीं आएगा, उसका नजर आएगा, रिजल्ट मिलेगा 3 साल 4 साल बाद, पर जी। पॉलिसी तो चेंज करो। दिविक जी, अगर 75 सालों की बात करें तो वहां ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे अभी तक बने हैं, किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, तो उसका फ्यूचर क्या ही होगा उस मुल्क का। और पॉलिसी चेंज होंगी कि जब डोमिनेंस कहीं और से आ रहा है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, वो तो इंटरफेरेंस बिल्कुल है, उसको तो नो डाउट विदाउट एनी। देखिए पॉलिटिशियंस भी अपने आप भी तो इनकेपेबल है ना। और फिर अवाम, आप देखें पाकिस्तान की अवाम आज तक नहीं उठी। हम्म ये 300 का डॉलर क्रॉस हो गया तब नहीं उठी, ये 250 पर लीटर, अभी मेरे ख्याल से 262 लीटर पेट्रोल है, ये तब नहीं उठी। अभी रिसेंट की बात करें, बकरा ईद जैसे खत्म हुई है, 7 रुपए डीजल बढ़ा दिया, ये तब नहीं उठी। बकरा ईद के बिल्कुल फौरन बाद पता नहीं क्या है, बिजली का एक यूनिट भी बढ़ा दिया 3-4 रुपए, ये तब नहीं उठी, ये सोई भी है। आवाम खुद सोई भी, आवाम खुद देखें, ऊपर वही मुसल्लत होते हैं जैसी आवाम होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैं 47 की बात करूं, लोग बोलते नहीं यार फिर आवाम को बना दिया ना, ब्रेन वॉश कर दिया। मैंने बोला यार इतना भी क्या ब्रेन वॉश कर दिया कि ये अपने आप को नहीं देख पा रहे, इनको अपना घर, अपनी खुद की हालात, अपनी औलादें नहीं दिख रही। ये सबसे बड़ी गलती तो मैं आवाम की मानता हूँ। 25 करोड़ की आवाम है, कोई ऐसा भी नहीं है कि यार 1 करोड़ के साथ हो रहा है, दो पूरे के पूरे 25 करोड़ ही सफर कर रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सेलेक्टेड सेक्शन है वो सफर कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली तो सभी सफर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अगर अब मैं एक और चीज में आपके ऐड करता चलूं, जो पाकिस्तान के जो हालात है ना, ये मुझे सुधरते हुए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते जब तक के पॉलिसी चेंज नहीं होती। इनकेपेबिलिटी बहुत है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें नीयत का बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान में क्या है, नीयत एक ऐसी चीज है ना, आपको नीयत एक काम शुरू करने के लिए तो चाहिए, लेकिन उस काम को खत्म करने तक आपको फिर नीयत कायम भी रखनी है। पाकिस्तान में नीयत फिर भी बनी है लोगों की, पर वो कायम नहीं रही है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपके रिसेंटली आपके पासपोर्ट इंडिया में टाटा वाले संभालते हैं, टीसीएस। अब आपका पासपोर्ट 5 दिन 6 दिन 7 दिन में आ जाता है, उससे पहले आपका महीना डेढ़ में आता था। पाकिस्तान में जब से मैंने अपना होश संभाला है, ठीक है, मैं 96 बॉर्न हूँ, मैंने हमेशा तब से हमारा पासपोर्ट 10 दिन में आता था। आपके इंडिया में अभी तक एनआरसी वाला सिस्टम अभी इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है, पाकिस्तान में कब से नादरा का सिस्टम है। आपके जियो से पहले, जियो के आने से पहले इंडिया में आपकी एक सिम लेने के लिए आपको 2 दिन लगते थे, 50 डॉक्यूमेंट लगते थे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। हम लोगों को जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे पास मोबाइल आया 2006-7 से, 10 मिनट में मेरे सिम ले सकता हूं मैं अपनी। नियत है, अब उसको आप सेकंड स्टेज पे कैसे लेके जाते हैं, बात वो है। पाकिस्तान में नियत करके 2-3 काम कर लेते हैं, फिर वो आगे नियत उनकी खराब हो जाती है, कायम ही नहीं रखते। भाई आप एंड तक भी तो पहुंचाओ ना उसको, उसका रिजल्ट तक। ऐसा नहीं है कि देखिए पाकिस्तान ने स्टेज 1 किया पर स्टेज 2 पे नियत उनकी खराब हो गई। इंडिया में क्या, अगर नियत बांध ली तो स्टेज 1 2 3 4 सारे ही खत्म करके रिजल्ट लेके फिर वो थकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, नियत है, इनकेपेबिलिटी है। करप्शन बहुत बाद में आती है मेरे लिए, ठीक है। मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लोगों के लिए शायद करप्शन पहली हो, पर ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये बात तो है। लाइक सिम कार्ड्स की आपने बात की, पहले 1-2 दिन लगते थे या कुछ डॉक्यूमेंट्स, आज उस चीज को हमें 5 मिनट लगते हैं। वी कैन ऑर्डर आवर सिम और हमारे घर पर आ जाता है हमारा सिम कार्ड, ऑनलाइन हमारे फॉर्म्स वहीं सबमिट और आ जाती है 1-2 दिन में। या बाकी चीजें आपने कही, तो दरअसल बात ये है कि जब आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, बिल्कुल, और एनालाइजेशन होता है और असेसमेंट होता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाय प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है, बाय प्रोडक्ट्स पे। पाकिस्तान अच्छा, में बाय प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। प्रोज एंड कॉन्स भी देखे जाते हैं कि फायदा क्या बिल्कुल, मिलेगा, और बिल्कुल, कॉन्स के पर भी हम लोग असेसमेंट रखे अपना कि क्या वहां से बिल्कुल, कर सकते। तो बिल्कुल। दैट लैकिंग इन योर कंट्री। एंड वन इम्पोर्टेंट, टेररिज्म भी है वहां पे इतना, बहुत ज्यादा। क्योंकि इंडिया में जहाँ, जो आपने खुद कहा कि आपकी 25 करोड़ की आबादी है, हमारे से कहीं ज्यादा है, मुल्क बड़ा है, डेंसली पॉपुलेटेड, उस कंपैरिजन में हम देखें तो इंडिया वहां तो नहीं है। यहाँ के यूथ इतने टॉलरेंट है कि गन को वो ऑप्शन नहीं समझते हैं, गन उनके ऑप्शन में है ही नहीं, टेररिज्म उनके देखिए, ऑप्शन। आपके पास तो गन लेना तो ऐसा है कि जैसे पता नहीं क्या, मतलब एक तरीके से खुदा से मिलने वाली बात है इंडिया में। उसके बाद भी आपको गन कौन सी मिलती है, 32 बोर इंडिया में। 32 बोर की गन की गोली से कोई मरता नहीं, किसी की जान नहीं जाती।
हम्म पाकिस्तान में अगर मैं चाहूँ ना, मैं कल AK-47 लाके घर में रख सकता हूँ, M3 ला सकता हूँ, G3 ला सकता हूँ। हम्म इधर गन की मंडियां है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। सही, एग्जैक्टली। यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पे वही, अगर किसी का पासपोर्ट जो अहम डॉक्यूमेंट्स है अगर वो बनते हैं, तो देर इज अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट। और वो सारी रूल्स रेगुलेशंस लॉज सबके लिए सेम है, तो बिल्कुल। वो होना में बहुत जरूरी है। दीविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप आप जैसे इनोवेटिव यूथ अगर देश में, तो शायद कुछ हो सकता है, उसका फ्यूचर बदल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आगे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बनाने के लिए, शुक्रिया।